जी बच्चों, नेक्स्ट 9th क्लास बड़ी तवज्जो के साथ आप लोगों का अगला जो टॉपिक है वो है एंजाइम का काम करने का तरीका। एंजाइम के काम करने का तरीका, ठीक है जी। अब एंजाइम के काम करने का जो तरीका या एक्शन ऑफ एंजाइम है, उसे उस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें दो बातों को समझना जरूरी है। कितनी बातों को? इन बातों को बयान करने के लिए ना दो कानून, दो मेथड बयान किए गए, जिनमें से एक लॉक एंड की मेथड था या लॉक एंड की मॉडल था। चाबी ताला नहीं होता जिस तरह, एक ये था और एक था इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस, तो जो पहला कानून है ना, पहला कानून जिसे हम लॉक एंड की मॉडल कहते हैं, लॉक एंड की मॉडल जो था, इसे रिप्रेजेंट किया था एमल फिशर ने। कब? किसने? एमल एमल फिशर ने इसे बयान किया था। और तकरीबन कब बयान किया था जी? 1894 के अंदर, 1894 में उसने ये बयान किया। सुन लो, आपको समझ आ जाएगी, बुक चाहे बांधी रहने दो। तब इस बंदे ने, ये जर्मन के रहने वाला था। कहाँ पे रहने वाला था जी? जर्मनी या जर्मन का रहने वाला था। इस बंदे ने ये बोला था कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है ना, एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, वो परमानेंट होती है। वो क्या होती है? उसमें कोई चेंज नहीं आता। फर्ज कर लें एक एंजाइम है ना, ये देखें, ये एक एंजाइम है, इसकी ये जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट उसने बोला था कि परमानेंट रहती। क्या रहती है? परमानेंट रहती, यानी इसी शेप का जो सबस्ट्रेट होगा वो इसके साथ अटैच हो सकता है, इसके साथ अटैच हो सकता है। आपकी बुक पे एक डायग्राम उन्होंने बनाई हुई है, हम कोशिश करते हैं कि उसी डायग्राम को यहाँ पे बनाएं। ठीक है, इस तरह इसे क्या बोला उसने? एंजाइम। क्या बोला जी? एंजाइम के साथ उसने ये बोला कि इसे इसी की तरह का कोई सबस्ट्रेट, क्या चीज है? सबस्ट्रेट आएगा जो इसकी एक्टिव साइट पे अटैच होगा। क्या होगा जी? एक्टिव साइट पे अटैच होगा। और जैसे ही ये एक्टिव साइट पे अटैच होगा ना, तो इस चीज को हम दोबारा यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एंजाइम और सबस्ट्रेट का क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसमें एंजाइम आगे चल के उसी तरह रहेगा। एंजाइम क्या होगा जी? एंजाइम उसी तरह रहता है, ठीक, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जो सबस्ट्रेट होता है, ऊपर वाली चीज होती है, ये प्रोडक्ट बन के अलग हो जाती है। क्या बन के? प्रोडक्ट बन के ये अलग हो जाती है। बात समझ आ रही या नहीं समझ आई? एमल फिशर ने सिर्फ इतना बोला था कि ये जो एंजाइम होता है ना, इसकी ये जो एक्टिव साइट है, ये वाली जिसके साथ सबस्ट्रेट ने अटैच होना है, ये परमानेंट होती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता इसमें। अब ये बात जो थी ना, काबिल कबूल नहीं थी। तो फिर एक और साइंसदान आता है जिसने एक और मॉडल पेश किया। उस बंदे का नाम था डैनियल कुशलैंड। क्या नाम था? अच्छा, डैनियल कुशलैंड जो था, उसने एक और मॉडल पेश किया था जिसका नाम था इंड्यूस, क्या नाम था? इंड्यूस फिट मॉडल। क्या नाम था जी?
कहानी वही है, सेम टू सेम है, कुछ चेंज नहीं है। इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल। इस बंदे ने ये बोला था कि ये जो एंजाइम है ना, इसकी जो एक्टिव साइट है, जिस पर जहां पर आकर सबस्ट्रेट ने अटैच होना है, वो फिक्स नहीं होती, वो फिक्स नहीं होती। फर्ज कर ले हम यहाँ पे कहते हैं जी कि एक सबस्ट्रेट, उसकी ये शेप है, हक तो ये था ना कि नीचे भी इसी तरह की कोई शेप होती, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंजाइम की शेप और है, एंजाइम की जो सबस्ट्रेट की हालत है वो और है। इंड्यूस फिट मॉडल में डैनियल कुशलैंड ने ये बोला था कि ये जो एंजाइम होता है ना, ये अपनी सबस्ट्रेट, ये अपनी जो एक्टिव साइट है ना, क्या चीज है, अपनी एक्टिव साइट को सबस्ट्रेट की तरह बना लेता है। किसकी तरह बना लेता है? सबस्ट्रेट की तरह बना लेता है, ताकि रिएक्शन किया जा सके, ताकि रिएक्शन किया जा सके। इसे मैं एंजाइम कह रहा हूँ, ये एस सबस्ट्रेट। बात समझ आ गई? ये कॉन्सेप्ट दिया था डैनियल कुशलैंड ने। किसने? डैनियल कुशलैंड। अब ये ऊपर वाली कहानी जो थी वो 1894 में थी, और ये 1958 के अंदर, 1958 के अंदर जो डैनियल कुशलैंड था, उसने इस मॉडल को पेश किया था, और उसने ये बोला था कि ये एक गैर लचकदार साख्त नहीं है, यानी ये जो हिस्सा है इसका, ये लचकदार है। ये क्या है? लचकदार है, ठीक है। जब सबस्ट्रेट और एंजाइम का तामल होता है, सबस्ट्रेट और एंजाइम का तामल होता है, तो एंजाइम की एक्टिव साइट की शक्ल में तब्दीली आती है, उसकी जो शक्ल होती है वो चेंज हो जाती है, उसकी शक्ल क्या होती है? चेंज हो जाती है, ताकि एंजाइम अपना काम कर सके, ताकि एंजाइम अपना काम कर सके, ठीक है। बात समझ आ गई सबको? ठीक है जी। ये पहला हिस्सा था जिसे हम नाम देते हैं एक्शन ऑफ एंजाइम। क्या नाम देते हैं? यानी एंजाइम के काम करने का तरीका। अब आगे कुछ चीजें हैं जो आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। एंजाइम जो होते हैं ना, मतलब एंजाइम जिन चीजों पे काम करते हैं, उनमें कुछ फैक्टर शामिल है, कुछ चीजें शामिल है। पीएच शामिल है, टेम्परेचर शामिल है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन शामिल है, और साथ एंजाइम की कंसंट्रेशन शामिल है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर है टेम्परेचर। क्या चीज है? क्या चीज शामिल है बच्चों? याद रखना है, टेम्परेचर। एंजाइम जो होते हैं ना, एंजाइम एक खास टेम्परेचर पर काम करते हैं। क्या करते हैं? खास टेम्परेचर पर काम करते हैं। उस खास टेम्परेचर को हम नाम देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या नाम देते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे हम इंसानों में 37 है, कितना है? 37 डिग्री है। उसी तरह एंजाइम को अपना काम करने के लिए भी खास टेम्परेचर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एक खास टेम्परेचर पर वो अपना काम सर अंजाम देंगे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो, अगर आप टेम्परेचर, हमने क्या पढ़ा था? एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, तो ये जो एंजाइम होंगे, एंजाइम विल बी डी नेचर। तो ये क्या हो जाएंगे जी? डी नेचर हो जाएंगे। एंजाइम क्या हो जाएंगे? डी नेचर। यानी उनकी जो गोल साख्त होती है, जो गोल शक्ल होगी एंजाइम की, वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से एंजाइम अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकते। यहाँ पे एक लफ्ज जो आपने सबसे ज्यादा ज़हन में रखना, वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या है? यानी एक खास टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम अपना काम द बेस्ट देते हैं। क्या काम करते हैं जी? अगली चीज जो है वो है पीएच। क्या है? पीएच क्या है? जिस फ्लूइड में एंजाइम काम करते, वो उसमें हाइड्रोजन आयंस के इर्तिकाज यानी पीएच के लिए एहसास होते हैं। मखसूस पीएच पर एंजाइम तेज तरीन रफ्तार से काम करते हैं। अगर पीएच भी फिक्स हो ना, जिस तरह टेम्परेचर फिक्स है, जिस तरह टेम्परेचर फिक्स है, उसी तरह अगर पीएच की वैल्यू भी फिक्स हो, पीएच भी ऑप्टिमम हो। क्या हो? अगर पीएच जो है ये भी ऑप्टिमम हो ना, अगर पीएच भी ऑप्टिमम हो, तो एंजाइम के काम करने की रफ्तार तेज होगी। एंजाइम के काम करने की रफ्तार तेज होगी। अगर ऑप्टिमम पीएच होगी तो एंजाइम के काम करने की रफ्तार क्या होगी? तेज होगी। बट अगर पीएच ऑप्टिमम ना हो, मतलब मखसूस ना हो, तो क्या लगता है एंजाइम तेज काम करेंगे?
एंजाइम हरगिज तेज काम नहीं करेंगे। बस इतना इसे आपने याद रखना है, इतना आपको पता होना चाहिए। अगली जो चीज है, इससे उनके ऑप्टिमम पीएच कहते हैं, पीएच में तब्दीली से एंजाइम की एक्टिव साइट में मौजूद अमाइनो एसिड्स की आयोनाइजेशन पर असर पड़ता है। अगर आपने पीएच में तब्दीली कर दी है, पीएच में तब्दीली कर दी है, तो आपको सबको याद होना चाहिए एंजाइम क्या है, एंजाइम प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। तो ये जो एंजाइम की ये एक्टिव साइट होगी ना, जहां पे सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना है, एक्टिव साइट, ये चेंज हो जाएगी। ये क्या होगी, चेंज हो जाएगी अगर आप पीएच चेंज करोगे। अगर आप पीएच चेंज करोगे, एक मिसाल है बच्चों आप लोगों की बुक पे कि मैदे में काम करने वाला पेप्सन एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, पेप्सन। पेप्सन एक एंजाइम है जो कहां पे काम कर रहा है, इन स्टमक। कहां पे काम कर रहा है जी, आप लोगों के मैदे के अंदर काम कर रहा है, और उसे पीएच चाहिए तकरीबन 7 से 8। कितनी पीएच चाहिए, 7 से 8। देखो जरा एंजाइम तो अभी, अच्छा 7 से 8 नहीं, 1 से 1.5 से 2 तक चाहिए, 1.5 से 2 तक उसे फिक्स पीएच चाहिए। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करने वाला जो ट्रिप्सन एंजाइम है, उसे 7 से 8 चाहिए। दूसरा एंजाइम ये पेप्सन है, इसे कितनी ऑप्टिमम पीएच चाहिए, ओके। और जो ट्रिप्सन है, ट्रिप्सन कहां पे काम कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे, छोटी आंत के अंदर। उसे कितनी पीएच चाहिए जी, 7 से 8, 7 से 8 तक। अब बात समझ आ रही, कि इन्हें अपना काम, अपनी वर्किंग मुकम्मल करने के लिए फिक्स पीएच की वैल्यू चाहिए, ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना। ट्रिप्सन को काम करने के लिए 7 से 8 वैल्यू चाहिए, और पेप्सन को काम करने के लिए 1.5 से 2 पीएच की वैल्यू चाहिए। तीसरी जो चीज है इसमें, सबस्ट्रेट की मुकदार। सबस्ट्रेट की मुकदार में इजाफा रिएक्शन की रफ्तार को क्या करेगा, बढ़ाता है। अगर आप सबस्ट्रेट की मुकदार बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। रिएक्शन क्या होता जाएगा, लेकिन सबस्ट्रेट की मुकदार एक हद से ज्यादा होने पर, एक हद तक रहेंगे, एक हद से ज्यादा होने पर एंजाइम की तमाम एक्टिव साइट पुर हो जाती हैं, और ऐसी सूरत में सबस्ट्रेट के मजीद मालिक्यूल को आजाद एक्टिव साइट नहीं मिलती, और इस हालत को एक्टिव साइट की सैचुरेशन कहते हैं, और इस दौरान रिएक्शन की रफ्तार मजीद नहीं बढ़ती। फर्ज करें यहाँ पर मेरे पास एंजाइम पड़े हुए हैं 50, कितने पड़े हैं जी, 50 भी चलो ज्यादा है, हम कर लेते हैं कि 10 एंजाइम है। कितने एंजाइम है, 10 एंजाइम है। ये देखिए, 1 2 3 4 5, नीचे कितने होंगे, 5, ठीक है। हमारे पास फर्ज कर लो ये 7 एंजाइम पड़े हुए, कितने पड़े हुए, तो अगर एक एक सबस्ट्रेट बढ़ता जाएगा ना, एक एक सबस्ट्रेट बढ़ता जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है रिएक्शन की, वो तेज होती जाएगी। रिएक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी, रिएक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी। लेकिन जब 7 से ऊपर 8वां सबस्ट्रेट आएगा, तो क्या उसे एंजाइम मिलेगा, यहाँ पे उसे एंजाइम मिलेगा, क्योंकि है ही 7, ठीक है। तो एक हद पर आकर जैसे ही वो 8वां सबस्ट्रेट जो होगा वो खाली रह जाएगा, वो जगह उसे मिलेगी नहीं, जगह उसे, और इस हालत को एंजाइम की सैचुरेशन कहेंगे। क्या नाम दे देंगे, एंजाइम की सैचुरेशन। समझ आ गई सबको, कोई क्वेश्चन, नो। मतलब एक खास हद तक कि आप सबस्ट्रेट ऐड करोगे तो रिएक्शन तेज होगा, ये नहीं कि आप सबस्ट्रेट ऐड करते जाओ, लेकिन अगर एंजाइम भी नहीं होंगे तो रिएक्शन तेज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, चलो खुदा हाफिज। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।